Bismillahirrahmanirrahim. Students, we are studying chemistry 10th class, chapter 9. That is about chemical equilibrium. And today it is our second lesson of this chapter. About yesterday's topic, if anyone wants to ask any question, you can ask. No, sir. Today we are to start law of mass action. Yesterday these three questions were given to you. Test yourself questions. Why reversible reactions never complete? चलिए जान आप बता दें एक क्वेश्चन का आंसर. रिवर्सिबल रिएक्शंस कंप्लीट क्यों नहीं होते? सर मैं बताऊं? बता दें. Sir, reversible reactions never go to completion because they attain equilibrium after a certain time. Because Sir, they attain equilibrium after a certain time. और कोई बच्चा? देखिए आप इक्विलिब्रियम कह रहे हैं, जो इक्विलिब्रियम स्टैटिक भी तो हो सकता है. आप बताएंगे कि रिवर्सिबल सर वो रिएक्शंस तो इरिवर्सिबल में होता है, स्टैटिक इरिवर्सिबल में होता है. हाँ जी, लेकिन ओनली इक्विलिब्रियम का बताना सफिशिएंट नहीं है. डायनामिक की बात करें, अदरवाइज आप इसमें एक्सप्लेन करें कि रिवर्सिबल रिएक्शंस नेवर कंप्लीट बिकॉज प्रोडक्ट्स start reacting with each other and reproducing reactants. ये जो प्रोडक्ट्स बनते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस में, वो आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट रिएक्टर्स बनाना शुरू कर देते हैं. तो इसमें से फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस जो हैं दे कंटिन्यू. दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ स्टैटिक इक्विलिब्रियम. स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है, एग्जांपल के साथ बताना है. तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में देखें, व्हेन अ रिएक्शन सीजेस टू प्रोसीड, जब कोई रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, जब कोई रिएक्शन स्टॉप हो जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं? स्टैटिक इक्विलिब्रियम. स्टैटिक उस केस इक्विलिब्रियम को हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहेंगे. एग्जांपल में आप बिल्डिंग के एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे आपकी बुक में भी गिवन है कि बिल्डिंग जो है इट इज स्टेशनरी बिकॉज ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट कैंसल ईच अदर. ठीक है, उसके ऊपर कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रही, तो बिल्डिंग जो है इट स्टे इज ए स्टेशनरी और स्टेबल रादर देन फॉलिंग. अब फोर्सेस कौन सी एक्ट कर रही हैं बिल्डिंग के ऊपर? देखिए उसका वेट है जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और अर्थ का जो रिएक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में. तो बोथ फोर्सेस बीइंग इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे को, तो नेट फोर्स जीरो हो जाती है बिल्डिंग पे. Why the amounts of reactions and products do not change in a reversible reaction? रिवर्सिबल रिएक्शन में अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स चेंज क्यों नहीं होते? बिकॉज द रेट at which reactants or products are formed is equal to the rate at which they are consumed. In reversible reaction, reactants या products जिस रेट से बनते हैं वो उसी रेट से कंज्यूम भी होते रहते हैं. यही वजह है कि ये रिएक्शन जो है, रिवर्सिबल रिएक्शन जो है, इनमें अमाउंट्स रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कांस्टेंट रहती है. एक बच्चे का मैसेज आ रहा है, हसन शहजाद, की आवाज नहीं आ रही. मेरी आवाज नहीं आ रही? सर उसका माइक उसने खुद बंद किया हुआ है अपना माइक. अच्छा, उसने ऑडियो जो है वो ज्वाइन ही नहीं की. यस सर. ओके. आज का हमारा टॉपिक लॉ ऑफ मास एक्शन से स्टार्ट होगा. लॉ ऑफ मास एक्शन, गल्टबर्ग एंड वैग 1869 में इन्होंने ये लॉ पेश किया. गल्टबर्ग एंड वैग 1869 में लॉ ऑफ मास एक्शन इन्होंने पेश किया.
ला मैस एक्शन तलहा किसने पेश किया? Sir, Goldberg and Wade. गोल्डबर्ग एंड वेग ने। अबू बकर कब पेश किया? Yes, sir. Yes, ला sir. ला कब पेश किया गया ला मैस एक्शन? Sir, 1869. 1869 में। अब ये ला क्या था? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, rate at which any substance reacts is directly proportional to its active mass, and the rate of a reaction is directly proportional to the product of the active masses of the reacting substances। तो इसकी डेफिनेशन थी। इसमें यह बताया गया है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर कोई भी सब्सटेंस जो है उसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या होगा, यानी उसकी रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? उसकी रिएक्टिविटी उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है कि किसी भी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी उतना उसकी रिएक्टिविटी फास्ट होगी। अब ये जो कंसंट्रेशन है, यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है एक्टिव मैस का। तो एक्टिव मैस क्या है? ये वो मैस है उस सब्सटेंस का जो रिएक्शन में हिस्सा लेता है। इसको सिंपली हम कह सकते हैं कि ये कंसंट्रेशन है, उस सब्सटेंस की कंसंट्रेशन है। मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब में कंसंट्रेशन देखो, बाकी उसमें क्या होगा? इम्प्योरिटीज होंगी। आपने एक कुछ जो है वो सब्सटेंस लिया है, वो जरूरी तो नहीं कि 100% प्योर है, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज भी होंगी, लेकिन उसके अंदर वो सब्सटेंस खुद कितना है, वो उसकी जो क्वांटिटी होगी उसको कहेंगे एक्टिव मैस। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी सब्सटेंस का बताया कि उसके एक्टिव मैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन ये किसके प्रोपोर्शनल होगा? प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। यानी जब एक से ज्यादा सब्सटेंसेस मौजूद हैं तो उन सारे सब्सटेंसेस के एक्टिव मैसेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अभी आगे रिएक्शंस आते हैं, उनमें आपको ये चीज एक्सप्लेन की जाएगी कि हम एक्टिव मैसेज जो हैं या कंसंट्रेशन इनको शो कैसे करते हैं और रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। डेफिनेशन की बात क्लियर होगी आपको? किसी की कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछें। सिर्फ इतना आपको बताया गया है कि रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये बात आपको बताई गई है। ताला क्या कह रहे हैं आप? बेटे आवाज सही आ रही है? यस सर, सही आ रही है। ओके, आगे आपको ये बताया जा रहा है कि एक्टिव मैस क्या होती है। इसको हम कंसिडर करते हैं मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन क्या होती है? मोल पर डेसीमीटर क्यूब में अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस या नंबर ऑफ मोल्स, जहाँ पे कहेंगे ना मोल पर डेसीमीटर क्यूब का क्या मतलब? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। मोल पर डेसीमीटर क्यूब जो है, तो मोल्स की तादाद जो कि एक डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में होंगी, तो वो कंसंट्रेशन कहलाती है। हम इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं? इसे हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में एक्सप्रेस करते हैं। कंसंट्रेशन जो है उसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज की जाती हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक जनरल रिएक्शन है आपके सामने जिसमें ए और बी दो रिएक्टेंट्स हैं। ए और बी आपस में मिल रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं, तो दो ये क्या है? रिएक्टेंट्स हैं। आपस में मिलकर ये बना रहे हैं सी और डी। तो सी और डी प्रोडक्ट्स हुए। प्रोडक्ट्स को राइट साइड पे लिखा, रिएक्टेंट्स को लेफ्ट साइड पर। और इसके दरमियान में आप साइन देख रहे हैं, ये रिवर्सिबल एरो है, जो कल भी डिस्कस हुआ था। रिवर्सिबल एरो हम यूज करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए। और अब जो अपर एरो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, उसके ऊपर लिखा है के एफ। के एफ क्या? कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अपर एरो फॉरवर्ड डायरेक्शन को शो कर रहा है और जो लोअर एरो है ये रिवर्स रिएक्शन को शो कर रहा है। आर से क्या? रिवर्स रिएक्शन।
और के आर ये कांस्टेंट है। अभी हम रिएक्शंस में इनकी बात करते हैं। तो ये आपको एक जनरल रिएक्शन दिखाया गया है जिसमें ए और बी रिएक्टेंट्स हैं और सी और डी प्रोडक्ट्स हैं। उन्होंने कहा कि सपोज करें कि इनकी कंसंट्रेशंस क्या है। ये ए की कंसंट्रेशन को कैसे लिखा, ए लिखकर उसके बाहर स्क्वायर ब्रैकेट्स डाल दी हैं। इसी तरह बी सी और डी जो हैं ये इनकी कंसंट्रेशंस शो की गई हैं, मोलर कंसंट्रेशंस, मोल पर डेसीमीटर क्यूब के अंदर। ये कंसंट्रेशंस किसकी हैं, ए बी सी और डी, जो कि ये रिएक्शन मिक्सचर के अंदर हमारे सब्सटेंसेस मौजूद हैं, रिएक्टेंट्स हों या प्रोडक्ट्स हों, ये उनकी कंसंट्रेशंस शो की गई। अब लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके प्रोपोर्शनल होगा? आपको बताया गया था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट्स। अब यहाँ पे हमारे रिएक्टेंट्स कौन से हैं, ए और बी। तो ए और बी की एक्टिव मैसेज कैसे रिप्रेजेंट की गई हैं, ब्रैकेट्स के अंदर उनको लेकर। एक्टिव मैसेज को स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो है वो शो किया जाता है। तो चूंकि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन या उनके एक्टिव मैसेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक रेट ऑफ रिएक्शन, इसलिए ये साइन है प्रोपोर्शनैलिटी की। तो लिखा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ ए एंड बी। और जब हम प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी में चेंज करते हैं तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, कांस्टेंट कांस्टेंट से। हाँ जी, अब यहाँ पे कांस्टेंट यूज किया जा रहा है के एफ मीन कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, एफ फॉरवर्ड से है। सिमिलरली अब रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को देखें तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ सी एंड डी, क्योंकि रिवर्स रिएक्शन में सी और डी ने आपस में रिएक्शन करना है, इनकी कंसंट्रेशंस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिवर्स रिएक्शन। और इसको भी जब हम इक्वलिटी में चेंज करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे कांस्टेंट के आर इन कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन शो किया गया। ये आपको नीचे बताया भी है कि इसमें के एफ और के आर क्या हैं, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट्स हैं जो कि स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट्स कहलाते हैं फॉर द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस रिस्पेक्टिवली। अच्छा, इनको स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट्स क्यों कहा? इसलिए कि जो के एफ है वो फॉरवर्ड रिएक्शन का है, ठीक है, इसकी वैल्यू और होगी। जो के आर है वो रिवर्स का है, इसकी वैल्यू और होगी। और ये जो कांस्टेंट्स हैं प्रोपोर्शनैलिटी के, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो एक कांस्टेंट आ रहा होगा वो जरूरी नहीं हो। कौन सा रिएक्शन है, रिवर्स? रिवर्स, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल आपको दी जा रही है और आपको मैंने ये बताया कि वो कांस्टेंट जो फॉरवर्ड रिएक्शन में इस्तेमाल हो रहा है, आ रहा है, कैलकुलेशन में आ रहा है, वो डिफरेंट होगा उस कांस्टेंट से जो कि रिवर्स रिएक्शन है, ठीक है, रिवर्स रिएक्शन में आने वाले कांस्टेंट से। तो हर रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक हो गया। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ रहा होगा वो उस रिएक्शन का होगा, वो बाकी रिएक्शन से डिफरेंट होगा। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट्स, क्योंकि हर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट स्पेसिफिक है। हाँ जी, ये बातें क्लियर हैं आपको? यस सर। Yes, sir. यस ओके। अब जब इक्विलिब्रियम होगा तो इक्विलिब्रियम स्टेट पे क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन आपस में सेम सेम होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो इक्वल हो जाते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट पे। तो आर एफ इक्वल टू आर एफ क्या, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और आर रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब इनकी हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है ये के एफ इंटू ए इंटू बी था, जबकि जो रिवर्स रिएक्शन है रेट उसका के आर इंटू सी इंटू डी था। अब हम ऐसे करते हैं, इसको रीअरेंज करते हैं, कॉन्स्टेंट्स को हम लेफ्ट साइड पर ले आते हैं। तो ये देखिए, ये जो के आर राइट साइड पे है मल्टीप्लाई कर रहा है, ये लेफ्ट साइड पे गया तो के एफ को डिवाइड कर रहा है, डिवाइड कर गया। इसी तरह ये ए और बी की कंसंट्रेशंस का प्रोडक्ट जो है, जो लेफ्ट साइड पर के एफ से मल्टीप्लाई हो रहा था, वो राइट साइड पर आकर क्या करेगा,
Divide. डिवाइड करेगा। तो आफ्टर रीअरेंजमेंट्स हमारे पास इक्वेशन बनी है KF ओवर KR इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशंस ऑफ C एंड D ओवर प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशंस ऑफ A एंड B। अब ये KF ओवर KR देखें, KF भी कांस्टेंट, KR भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड करें तो आंसर कांस्टेंट ही आना ना। Yes, sir. Yes. तो उसको KC से शो किया गया, ठीक है, इसको KC के साथ शो किया गया है। तो KC क्या कहलाता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। रिएक्शन जो है व्हेन इट हैज अटेन्ड इक्विलिब्रियम, उस वक्त जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इसका आ रहा है रिएक्शन का, जो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है उसका, वो KC है। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? KC इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स। अच्छा, अब आपको बताया गया कि लॉ ऑफ मास एक्शन कौन सा रिलेशनशिप डिस्क्राइब करता है, किन चीजों के दरमियान रिलेशनशिप बताता है। तो आप यहां से देख सकते हैं कि एक्टिव मैसेज रिएक्टेंट्स की, ठीक है, रिएक्टेंट्स के एक्टिव मैसेज और रेट ऑफ रिएक्शन के दरमियान रिलेशनशिप को बता रहा है। आप फॉरवर्ड रिएक्शन में देखें तो ए और बी रिएक्टेंट्स हैं, रिवर्स रिएक्शन में देखें तो सी और डी रिएक्टेंट्स हो जाते हैं। लिहाजा उनकी एक्टिव मैसेज और रेट ऑफ रिएक्शन के दरमियान रिलेशनशिप है जो लॉ ऑफ मास एक्शन से शो होता है। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप साथ साथ पूछते जाएं। रिलेशनशिप कैसे शो हो रहा है यहाँ पे एक्टिव मैसेज का? दोबारा पूछे सर, एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट्स का रिलेशनशिप इसमें शो हो रहा है यहाँ पे। आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ, एक बार रिपीट करेंगे? सर वो पूछ रहे हैं रिलेशन कैसे शो हो रहा है। अच्छा, रिलेशन कैसे शो हो रहा है, आप ये पूछ रहे हैं। अच्छा, ये देखें, यहाँ पे आपको लिखा गया रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ ए एंड बी। अब ए और बी क्या है? रिएक्टेंट्स हैं। ए और बी क्या है? रिएक्टेंट्स हैं। उनकी कंसंट्रेशंस हैं या एक्टिव मैसेज हैं। और इधर लेफ्ट साइड पे क्या है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। आप नीचे देखें तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशंस ऑफ सी एंड डी। तो सी एंड डी क्या है? एक्टिव मैसेज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। तो रिलेशनशिप आ रहा है ना, ये लॉ ऑफ मास एक्शन है। लॉ ऑफ मास एक्शन यहाँ पे रिलेशनशिप किसके दरमियान शो कर रहा है? ये दोनों, हाँ, दोनों केसेस में देखें रेट ऑफ रिएक्शन है और उधर जो है वो रिएक्टेंट्स आ रहे हैं। क्योंकि देखो ना, फॉरवर्ड रिएक्शन में ए और बी रिएक्टेंट्स हैं, जबकि रिवर्स रिएक्शन में सी और डी रिएक्टेंट्स हैं। जब प्रोडक्ट्स आपस में रिएक्शन कर रहे हों, आपस में मिलकर रिएक्टेंट्स को बनाना शुरू करें तो हम उनको रिएक्टेंट्स ही कहेंगे ना। यस सर। तो जनरल उन्होंने कहा कि रिएक्टेंट्स और रेट ऑफ रिएक्शन के दरमियान रिलेशनशिप है जो लॉ ऑफ मास एक्शन से शो होता है। अब हम डिराइव करेंगे जनरल एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर जनरल रिएक्शन। ठीक है, ये जनरल रिएक्शन लिया है। रिएक्शन बिल्कुल उसी तरह से ए और बी जैसे हम पीछे लिए थे, लेकिन वहां पे हमने कोएफिशिएंट्स नहीं लिए हुए। इक्वेशन को जब हम बैलेंस करते हैं तो आपको मालूम है कि यहाँ पे कुछ कोएफिशिएंट्स के साथ, कांस्टेंट्स के साथ हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इस इक्वेशन के अंदर उन्होंने कहा कि सपोज करें कि ए मोल्स ए के बी मोल्स बी के जो हैं ये आपस में मिल रहे हैं। ए मोल्स ऑफ ए are reacting with B moles of B, and after reaction they are producing C moles of C and D moles of D। लेकिन इक्वेशंस में आपको बताया गया ना कि ये C, D या A और B क्या है? ये मोल्स होते हैं जो कि बन रहे होते हैं या जो कि यूज हो रहे होते हैं। रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट्स के ये मोल्स होते हैं। इनको हम बैलेंस इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स कहते हैं और ये होते क्या हैं? मोल्स। तो इस रिएक्शन को हमने यूज करना है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन डिराइव करना है। आप पहले पढ़ चुके हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक किसके प्रोपोर्शनल होना था? प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशंस ऑफ ए एंड बी। तो अब आपने क्या करना है, ये जो कोएफिशिएंट्स हैं ये पावर्स बना देने। ठीक है, सिर्फ इतना डिफरेंस आया कि जो कोएफिशिएंट्स थे वो आपने पावर बना दिए। ए कंसंट्रेशन ऑफ ए raised to power its coefficient in the balance equation into concentration of B raised to power B which is
कोफिशिएंट ऑफ बैलेंस इक्वेशन, इट्स कोफिशिएंट इन द बैलेंस इक्वेशन। और इसी तरह जब जैसा पहले आपने किया है कि प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में चेंज किया तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो पहले एक्सप्रेशन में और इसमें इतना फर्क आ रहा है कि वहां पे कोफिशिएंट्स नहीं थे, यहाँ पे कोफिशिएंट्स आ रहे हैं। तो कोफिशिएंट्स को आपने कहाँ यूज करना है, पावर्स बनानी है, एक्सपोनेंट्स बनाने हैं। सिमिलरली रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशंस ऑफ सी एंड डी रेज्ड टू द पावर ऑफ देयर कोफिशिएंट्स इन द बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन में जो उनके कोफिशिएंट्स थे वो इनकी कंसंट्रेशन टर्म्स की पावर्स बन जाती हैं, और इसको भी इक्वल करने के लिए के आर से यानी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब नेक्स्ट देखें कि जब इक्विलिब्रियम स्टेट हो उस पे हम क्या करते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो आप आर एफ और आर आर जो हैं, यही जो आपने पहले देखे हैं, ये आर एफ और ये आर आर, ये आर एफ है और ये आर, इनकी वैल्यूज पुट करते हैं इस इक्वेशन के अंदर। तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आया kf into consultation of a raised to its power equal to its coefficient in the balance equation. Similarly, consultation of b raised to power b equal है kr into consultation of c raised to power c। इसका शोर आ रहा है बेटा, म्यूट कर लेंगे, उसकी तवज्जो नहीं है इधर, लगता है कौन है, शोर किसकी तरफ से आ रहा है? इंसान से हाँ जी, आते आसान से ज़्यादा। अच्छा सभी से घर से मार पड़ी। अच्छा देखें, हसान हाँ जी बोले बरकत। हसान की तरफ और ठीक है, पता चल गया, तो क्वेश्चन है तो वो पूछे, अदरवाइज आप सुने। देखें ये हमने वैल्यूज पुट की हैं आर एफ की और आर आर की। अब आपने क्या करना है कि जो कांस्टेंट्स हैं उनको लेफ्ट साइड पर ले जाना है और जो कंसंट्रेशंस हैं उनको राइट साइड पे ले आना है। तो के एफ ओवर के आर इक्वल हो गया प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट्स over product of concentrations of reactants raised to power equal to their coefficients in the balance equation। अब kf over kr क्या बन गए, kc। ये सब बेटे आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका नेट का इशू है शायद। kc इज इक्वल टू दिस, तो ये kc क्या है, kf over kr। ये जो आप देख रहे हैं एक्सप्रेशन, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन है फॉर जनरल रिएक्शन, क्योंकि हमने जनरल सब्सटेंस से लिए थे ए और बी रिएक्टेंट्स और सी और डी प्रोडक्ट्स। तो ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन है, इसको हम यूज कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए। जितने भी रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं उन सब को हम इस फॉर्म में जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी हम उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। हाँ जी, कोई कंफ्यूजन है किसी की? नो सर। यहाँ पे आपको एग्जांपल्स कुछ दी जा रही हैं। पहला है फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, या जिसे हम नाइट्रिक ऑक्साइड भी कहते हैं। तो देखें अब ए और बी पहले थे, यहाँ पे एक्चुअल सब्सटेंसेस लिए गए, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, जिससे बन रहा है नाइट्रिक ऑक्साइड। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल होगा, केएफ इनटू कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। सिमिलरली रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाएगा केआर इनटू कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, और इसकी पावर क्या बनाई गई है, वो कोफिशिएंट जो बैलेंस इक्वेशन में था, NO का कोफिशिएंट जो कि बैलेंस इक्वेशन में था, वो इसकी पावर बना दी है। और KC कैसे लिखना था, हमने याद रखें हमेशा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को नोमिनेटर बनाना होता है और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन जो है वो डिनोमिनेटर बनाया जाता है। तो ये जो कि प्रोडक्ट है इसको हमने ऊपर रखा, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो रिएक्टेंट्स से उनकी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट नीचे रखा। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का इस रिएक्शन के लिए।
दूसरी एग्जांपल है अमोनिया की फॉर्मेशन। नाइट्रोजन इज रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन एंड प्रोड्यूसिंग अमोनिया। इसका भी देखें फॉरवर्ड रिएक्शन जो है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वो Kf इंटू कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया, और हाइड्रोजन की पावर 3 कर दी है क्योंकि उसका कोएफिशिएंट 3 था। नाइट्रोजन का कोएफिशिएंट कितना है, पहला आप बताएंगे? 1। तो 1 नहीं लिखा जाता, जैसा इधर नहीं लिखा गया इसी तरह इधर भी पावर नहीं लिखी जाएगी। सिमिलरली रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन देखें, वो किसके इक्वल आ रहा है, Kr इंटू कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, और इसकी पावर क्या बनाई है, ये 2 कहां से आया है? नाइट्रोजन की पावर 2 थी, फिर बैलेंस केमिकल इक्वेशन में अमोनिया का कोफिशिएंट जो है बैलेंस इक्वेशन में वो 2 था, जो कि उसके मोल्स को शो करता है कि उसके 2 मोल्स थे जो बन रहे थे। अब इसका केसी कैसे मिलेगा, देखिए प्रोडक्ट्स को ऊपर रखें, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नीचे रख दें। बाकी ये जो कांस्टेंट्स होते हैं KF और KR, ये आप पहले देख चुके हैं कि KF ओवर KR इक्वल टू KC हम शो करते हैं। ये लॉ मैथ सेक्शन की बातें कंप्लीट हो चुकी हैं। इससे रिगार्डिंग ये टेस्ट योरसेल्फ के कुछ क्वेश्चंस हैं। पहले डिफाइन करना लॉ मैथ सेक्शन को, इसकी डेफिनेशन हो चुकी है कि रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स is directly proportional to its active mass, and rate of reaction is directly proportional to the product of concentrations of reactants or products of active masses of reactants. How is active mass represented? बड़े ब्रैकेट्स के, स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ रिप्रेजेंट की जाती है। एक्टिव मैसेज जो है, एक्टिव मैस को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज the ratio of product of concentrations of products to the product of concentrations of reactants raised to the power equal to the coefficients, their coefficients in the balance equation। कि हम कंसंट्रेशन प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन जो है उनका प्रोडक्ट नोमिनेटर के तौर पे लेते हैं, और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट को हम डिनोमिनेटर बनाते हैं, और जो बैलेंस इक्वेशन में कोएफिशिएंट्स होते हैं वो उनकी पावर्स बना देते हैं, और इस रेशियो को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहा जाता है। अब उन्होंने कहा कि पॉइंट आउट करें कोएफिशिएंट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल रिएक्शन। तो इसमें कोएफिशिएंट्स बैलेंस इक्वेशन में ये जो आप देख रहे हैं, जैसे एक का देखें 2 है, बी का 3 है। हाँ जी सर, हाइपोथेटिकल रिएक्शंस कौन से होते हैं? हाइपोथेटिकल फर्जी, यानी आप देखो ना, ए और बी को सब्सटेंसेस तो नहीं है ना, सपोज रिएक्शंस है, सपोज रिएक्शंस, फर्जी रिएक्शंस है। तो इसमें जो जो कोएफिशिएंट्स आप इधर ये बैलेंस इक्वेशन बैलेंस करने के लिए जैसे यूज होते हैं, जो जो आप न्यूमेरिकल वैल्यूज देख रहे हैं ना, यही कोएफिशिएंट्स हैं। उसके बाद आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखने हैं इन रिएक्शंस के, ये आपने खुद लिखने हैं, ये आपकी असाइनमेंट है। इन ये जो जितने क्वेश्चंस हैं वैसे तो आपको नोट्स में मिल जाने, लेकिन आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखने की। ये मैं कल पूछूंगा नेक्स्ट लेसन में। नेक्स्ट है Kc is equal to नाइट्रोजन ऑक्साइड, इस तरह लिखने हैं ये भी, बिल्कुल उसी तरह से लिखना है, वेरी सिंपल है। अच्छा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आगे एक्सप्लेन किया जा रहा है, जिसको मैंने पहले डिफाइन भी किया है। ये यही डेफिनेशन है जो मैं बता भी चुका हूँ। इट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज्ड टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट्स to the product of concentrations of reactants raised to the power of coefficients as expressed in the balanced chemical equation। डेफिनेशन क्लियर है आपको? यस सर। ये कैसे की डेफिनेशन है, और इसी को यहाँ पे इक्वेशन की फॉर्म में लिखा है। वही चीजें देखें, नोमिनेटर बनाया गया प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज्ड टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट्स, और डिनोमिनेटर में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज्ड टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट्स। अब बताया कि कन्वेंशन, ये कन्वेंशनल है कि आप प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन जो है उनको नोमिनेटर बनाएं, और रिएक्टेंट्स जो है उनको डिनोमिनेटर के तौर पे यूज करें। कन्वेंशनल वे कौन सा होता है? रिवायती तरीका जो चल रहा हो, यानी जो एक राइज हो तरीकाकार, जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड समझ लें, वो यही है कि आपने प्रोडक्ट्स को नोमिनेटर बनाना है और रिएक्टेंट्स को डिनोमिनेटर बनाना है। अब जो वैल्यू केसी की है, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, ये किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर के ऊपर। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स।
रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो इनिशियल कंसंट्रेशंस हैं उनके ऊपर ये डिपेंड नहीं करता। अब हम यूनिट्स की बात करेंगे, आज का ये लास्ट बात होगी। यूनिट्स केसी के क्या है? बेटे याद रखें, केसी के यूनिट्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। जब टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इक्वल होंगे तो केसी विल हैव 2 यूनिट्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट्स के आपस में इक्वल होंगे तो केसी के कोई यूनिट नहीं होंगे। यहाँ पे देखें, 1 मोल हाइड्रोजन का 1 मोल आयोडीन से मिल रहा है और 2 मोल हाइड्रोजन आयोडाइड के बन रहे हैं। अब रिएक्टेंट साइड पे भी देखें 1 + 1 2 मोल्स बने और प्रोडक्ट साइड के भी ऊपर भी 2 मोल्स हैं। तो इसमें केसी के यूनिट्स क्या है? 9 यूनिट्स। उसकी वजह क्या है ये देखें, जिस तरह आपने केसी का एक्सप्रेशन लिखा है वहीं पे डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दें कंसंट्रेशंस की। HI की कंसंट्रेशन मोल पर डेसीमीटर क्यूब, हर एक की कंसंट्रेशन मोल पर डेसीमीटर क्यूब ही है, तो ऊपर HI की कंसंट्रेशन पुट की तो उसका स्क्वायर आ गया क्योंकि HI का स्क्वायर था। नीचे H2 और I2 की कंसंट्रेशन ऐसा ही हमने पुट की, इसकी कोई पावर नहीं है, तो नीचे भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब इसका स्क्वायर ही बनता है, ऊपर भी स्क्वायर है तो कैंसिल हो गया, कोई यूनिट नहीं बने। लेकिन अगर रिएक्टेंट्स के टोटल मोल्स और प्रोडक्ट्स के टोटल मोल्स आपस में इक्वल नहीं होंगे तो फिर केसी के यूनिट बनेंगे। फॉर एग्जांपल ये देखें, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन जहाँ जो हो रहा है जिसमें अमोनिया बन रहा है, तो इसके एक केसी का एक्सप्रेशन लिखें, ऊपर जो है मोल पर डेसीमीटर क्यूब इसका स्क्वायर ले रहे हैं, स्क्वायर लेंगे क्योंकि यहाँ पे अमोनिया की पावर 2 थी, बैलेंस इक्वेशन में इसका कोएफिशिएंट 2 था। और ओवर में देखें तो नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन है इनटू हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन का क्यूब है, तो नीचे ओवरऑल पावर कितनी आ गई? पावर रूल्स को यूज करें, 3 + 1 4, नीचे पावर 4 है ऊपर 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो नीचे 2 पावर आ गई, जिसको आप सीधा करके लिखेंगे तो ये साइन चेंज करके ऊपर आ जाएगा पर मोल स्क्वायर और डीएम की पावर डीएम 6 डेसीमीटर क्यूब। हाँ जी डेसिमीटर 6 तो आ गया, लेकिन मोल के ऊपर -2 क्यों है? वो तो फिर वो ठीक तो है। आता ही नहीं है यहाँ पे। देखें यहाँ पे नीचे क्या आ रहा है, इसको ओपन करें, नीचे आ रहा है मोल स्क्वायर और डीएम की पावर -6, नीचे ही रखें अगर तो ठीक है। ब्रैकेट को ओपन करें, जो बाहर पावर है ना 2 मोल की होगी तो मोल स्क्वायर हो जाएगा, मोल की पावर 2 और डीएम की पावर -3 × 2 6 है। जब आप ऊपर ले जाएंगे नोमिनेटर बनाएंगे तो साइन, हाँ साइन चेंज हो जाएंगी पावर्स की। और क्वेश्चन कोई? No, sir. अच्छा, ये आगे 1-2 न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत सिंपल हैं। ये देखें, आपको वैल्यूज इसमें सारी दी हुई हैं। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस आपको दी गई हैं। हाइड्रोजन की है 0.05, आयोडीन की है 0.06 और हाइड्रोजन आयोडाइड की 0.49 और इसका आपने केसी जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये केसी देखें, इसका लिखा गया HI की पावर 2 बन गई ओवर H2N2I2, फिर इनकी कंसंट्रेशन की जगह वैल्यूज पुट की हैं, कैलकुलेटर से आपने इसको सॉल्व करना है तो 80 आंसर है, यानी केसी इस रिएक्शन का क्या है? 80 है। अटेंडेंस ले ली है किसी बच्चे ने? Yes, sir. ओके। Yes, sir. दूसरा न्यूमेरिकल देखें, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलकर अमोनिया बना रहे हैं। इसमें हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन दी गई है, आयोडीन की दी गई है और HA की भी दी हुई है। तो बिल्कुल सिंपल उसी तरह से केसी का एक्सप्रेशन लिखा है, फिर जो भी कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज हैं उनको पुट करना है आपने और सॉल्व करने से इसकी वैल्यू आ रही है 0.286। अब यहाँ पे केसी के यूनिट्स आ रहे हैं जबकि पिछले रिएक्शन में नहीं आया था क्योंकि मोल्स इक्वल हो गए थे। एक और एग्जांपल भी है, इसमें आपको देखें PCl3 और क्लोरीन इनका आपस में रिएक्शन हो रहा है जैसे कि PCl5 बन रहा है। ये देखिए ये रिएक्शन है, इसमें कंसंट्रेशंस आपको PCl3 की दी हुई है, क्लोरीन की दी हुई है और केसी दिया हुआ है। यहाँ पे केसी की वैल्यू दी हुई है और आपने PCl5 की कंसंट्रेशन फाइंड करनी है। अगेन पहले की तरह आपने केसी का एक्सप्रेशन लिखना है, जो वैल्यूज दी हुई हैं उनको पुट कर दें और जो फाइंड करनी है उसके लिए रीअरेंज कर लें। अब देखें PCl5 की कंसंट्रेशन फाइंड करनी है ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, PCl5 की कंसंट्रेशन लेफ्ट साइड पर आ गई और ये 0.13 मल्टीप्लाई करके इन दोनों वैल्यू से 10 और 9 से तो 11.7 पर मोल डेसीमीटर क्यूब। हाँ जी, क्लियर है ये चीजें? यस सर। चलिए, आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, सिर्फ एक लेक्चर इस चैप्टर का रह गया। इंशाल्लाह मंडे को हमारी क्लास होगी और उसमें ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।